1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली का बुराड़ी इलाका। सब कुछ बिल्कुल रोज जैसा ही था। दुकानें खुल रही थीं, लोग अपने अपने काम पर जाने की तैयारी में थे। लेकिन एक घर था जिसके दरवाजे उस सुबह नहीं खुले। भाटिया परिवार, जिन्हें आस पड़ोस में सब चुंडावत परिवार के नाम से जानते थे, उनके घर पर एक अजीब सी खामोशी थी। और जब वो दरवाजा खुला तो अंदर एक ऐसा सच इंतजार कर रहा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज हम उसी कहानी की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास पुलिस की केस फाइलें हैं, जांच की रिपोर्ट्स हैं और मनोवैज्ञानिकों के विश्लेषण भी हैं। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि एक हंसता खेलता पढ़ा लिखा परिवार, मतलब एक ऐसा परिवार जिसकी पड़ोस में मिसालें दी जाती थीं, वो इतने भयानक अंत तक आखिर पहुंचा कैसे। और यही बात इस मामले को इतना ज्यादा परेशान करने वाला बनाती है। ये किसी कर्ज या गरीबी या डिप्रेशन की कहानी नहीं थी। हाँ बिल्कुल। परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। बच्चों की शादियां तय हो रही थीं, घर में नया कारोबार भी शुरू हुआ था। मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। तो असली सवाल यही उठता है कि आखिर उस घर के बंद दरवाजों के पीछे चल क्या रहा था। ऐसा क्या था जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। 1 जुलाई की सुबह जब पड़ोस में रहने वाले गुरचरण सिंह ने देखा कि रोज सुबह 6 बजे खुलने वाली चुंडावत परिवार की किराने की दुकान 7:30 बजे तक भी बंद है, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। हाँ, उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा बस अटका हुआ था, मतलब लॉक नहीं था। उन्होंने दरवाजे को जरा सा धक्का दिया और अंदर चले गए। और जो मंजर उन्होंने अंदर देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। घर के आंगन में जो लोहे की ग्रिल लगी थी, उससे परिवार के 10 लोगों के शव लटके हुए थे। 10 लोग? हाँ, 10। सबके मुंह पर पट्टी, आंखों पर पट्टी और हाथ पीछे बंधे हुए थे। और जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थी, नारायणी देवी। 77 साल की नारायणी देवी का शव दूसरे कमरे में बिस्तर पर मिला था। उनकी गले पर भी निशान थे। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर पुलिस की नजर एक और बहुत अजीब चीज पर पड़ी। वो 11 पाइप। हाँ, घर की बाहरी दीवार से 11 पाइप निकले हुए थे। और ये पाइप किसी पानी या गैस की लाइन से जुड़े नहीं थे। बस यूं ही दीवार से बाहर निकले हुए थे। 11 पाइप और 11 शव। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं लग रहा था। बिल्कुल नहीं। और अजीब बात ये भी थी कि उन 11 पाइपों में से 7 सीधे थे और 4 मुड़े हुए थे। और मरने वालों में 7 पुरुष और 4 महिलाएं थीं। हाँ, तो ये सब इतना सांकेतिक था कि इसे महज संयोग मानना बहुत मुश्किल था। तो पहली नजर में पुलिस को क्या लगा होगा? मतलब ये एक सामूहिक हत्या का मामला ही लग रहा था ना? बिल्कुल। शुरुआती थ्योरी तो यही थी। जिस तरह से हाथ पैर बंधे थे, आंखों पर पट्टी थी, कोई भी यही सोचेगा कि किसी ने बाहर से आकर ये सब किया है। किसी तांत्रिक पर शक गया होगा या कोई पुरानी दुश्मनी। हाँ, ये सब एंगल जांचे गए, लेकिन 2 बातें इस थ्योरी के खिलाफ जा रही थीं। क्या? पहली, घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, दरवाजा अंदर से बंद था। और दूसरा, घर से कोई कीमती सामान, पैसा या जेवर गायब नहीं था। मतलब लूटपाट का कोई इरादा नहीं था? नहीं, और ना ही किसी तरह की जबरदस्ती या संघर्ष के कोई निशान मिले। यहाँ तक कि परिवार का जो पालतू कुत्ता था टॉमी, उसे छत पर बांधा गया था और वो पूरी रात भौंका भी नहीं। अच्छा, इसका मतलब घर में जो भी मौजूद थे वो परिवार के ही लोग थे या उनके बहुत करीबी जानने वाले थे? बिल्कुल। तो पुलिस के हाथ खाली थे, न कोई मोटिव, न कोई सस्पेक्ट। ऐसा लग रहा था कि ये केस एक बंद गली में पहुंच गया है। लेकिन फिर घर के मंदिर से कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। वो 11 डायरियां। ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पुलिस को कुल 11 डायरियां मिली जो पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थी। और ये कोई आम डायरी नहीं थी। तो क्या था इनमें? ये एक तरह से निर्देश पुस्तिका थी। एक मैनुअल था कि परिवार को अपनी जिंदगी जीनी कैसे है। निर्देश पुस्तिका मतलब इसमें क्या लिखा था? सब कुछ, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। कौन क्या खाएगा, कैसे खाएगा, रोटी कैसे बनानी है, चलते वक्त कदम कैसे रखने हैं। इतनी छोटी छोटी बातें? हाँ, किससे कैसे बात करनी है। ये निर्देश बहुत ही ज्यादा विस्तृत और सख्त थे। और ये निर्देश दे कौन रहा था? परिवार के मुखिया भोपाल सिंह। लेकिन उनकी तो मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। जी। एक मिनट, मतलब एक मृत व्यक्ति 11 साल तक पूरे परिवार को निर्देश दे रहा था और सब मान भी रहे थे? यही इस केस का सबसे उलझावा और अविश्वसनीय पहलू है। डायरियों के मुताबिक भोपाल सिंह की आत्मा उनके छोटे बेटे
45 साल के ललित चुंडावत के शरीर में आती थीं और परिवार से बात करती थीं। अच्छा। और जब पिताजी की आत्मा ललित पर आती थी तो उसकी आवाज, उसका लहजा, सब कुछ बदल जाता था। वो एक भारी, अधिकार वाली आवाज में बात करता था। और परिवार का मानना था कि उनके पिता की आत्मा उनका मार्गदर्शन कर रही है। हाँ, ताकि परिवार तरक्की करे और मोक्ष प्राप्त करे। और किसी ने सवाल नहीं उठाया? मतलब पढ़े लिखे लोग थे परिवार में? डायरियों से तो यही लगता है कि किसी ने सवाल नहीं उठाया, बल्कि वो इन निर्देशों को ईश्वर का आदेश मानकर पूरी श्रद्धा से पालन करते थे। और इन डायरियों में उस आखिरी रात के अनुष्ठान का भी जिक्र था। हाँ, बिल्कुल था। इस अंतिम क्रिया को डायरी में वट तपस्या या बड़ तपस्या का नाम दिया गया था। वट तपस्या? जी। इसका जिक्र कई महीनों से चल रहा था। डायरी में साफ लिखा था कि ये क्रिया 7 दिनों तक चलेगी और इससे परिवार को बहुत बड़ी शक्तियां मिलेंगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि परिवार का मरने का कोई इरादा नहीं था। क्या मतलब, अगर वो फांसी लगा रहे हैं तो उनका मरने का इरादा क्यों नहीं था? क्योंकि डायरी में यही लिखा था। उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि जैसे ही वो इस क्रिया को शुरू करेंगे, फंदे पर लटकेंगे, तो पिताजी यानी भोपाल सिंह की आत्मा प्रकट होगी और उन सबको बचा लेगी। ये तो डायरी की एक आखिरी एंट्री में साफ साफ लिखा था। अंतिम समय पर आखिरी इच्छा की पूर्ति के वक्त आसमान हिलेगा, धरती कांपेगी। उस वक्त तुम घबराना मत, मंत्र जाप बढ़ा देना, मैं आकर तुम्हें उतार लूंगा। तुम मरोगे नहीं, बल्कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए उतरोगे। हे भगवान! मतलब वो सब आखिरी पल तक ये मान रहे थे कि उन्हें बचा लिया जाएगा। जी हाँ। उन्हें पूरा यकीन था। उनके हाथ इसलिए पीछे बंधे थे ताकि छटपटाहट में हाथ खुल न जाए और क्रिया अधूरी न रह जाए। और आंखों पर पट्टी? आंखों पर पट्टी इसलिए थी ताकि उन्हें डर ना लगे। वो तो बस निर्देशों का पालन कर रहे थे, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में। तो फिर सवाल यही उठता है कि इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान का भ्रम पूरे के पूरे 10 लोगों पर इस कदर हावी हो जाए कि वो अपनी जान दांव पर लगा दें? देखिए, मनोविज्ञान में इस स्थिति के लिए खास टर्म है, फूले आदू। फूले आदू? हाँ, जिसका मतलब है 2 का पागलपन। हालांकि इस केस में ये फोले आ ऑन्स यानी 11 का पागलपन था। अच्छा। ये एक दुर्लभ मानसिक स्थिति है जिसमें एक प्रमुख व्यक्ति, जिसे प्राइमरी केस कहते हैं, उसका भ्रम या वहम उसके करीबी लोगों में फैल जाता है। और वो सब भी उसी झूठी दुनिया को सच मानने लगते हैं। बिल्कुल। इस मामले में वो प्रमुख व्यक्ति ललित था। जी, ललित प्राइमरी केस था। उसके मन में जो भ्रम था वो धीरे धीरे पूरे परिवार की साझा हकीकत बन गया। और ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। नहीं, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। आप सोचिए, 11 साल तक हर दिन हर छोटे बड़े फैसले के लिए आपको एक ही आवाज पर निर्भर रहना सिखाया जाए। धीरे धीरे बाहर की दुनिया की आवाजें कम होने लगती हैं। और वो एक आवाज ही आपकी पूरी सच्चाई बन जाती है। हाँ, यहाँ तक कि प्रियंका जो MBA कर चुकी थी और जिसकी कुछ ही दिन पहले सगाई हुई थी, उसकी अपनी तर्क करने की क्षमता भी इस सामूहिक विश्वास के नीचे दब गई थी। असल में वो भी तो डायरी लिखने में ललित की मदद करती थी। जी बिल्कुल। लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई? मतलब ललित को ये भ्रम हुआ कैसे कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है? इसकी जड़ें शायद कुछ साल पहले हुए एक हादसे में हैं। एक दुकान में आग लगने के बाद कुछ लकड़ियां ललित के सिर पर गिर गई थी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उसे गंभीर चोट आई थी और उसकी आवाज चली गई थी। उसने कई साल तक इशारों में बात की। फिर एक दिन उसने दावा किया कि उसके मृत पिता सपने में आए और उन्होंने उसे एक उपाय बताया, जिसके बाद उसकी आवाज वापस आ गई। हाँ, और परिवार के लिए यह एक चमत्कार था। तो यहीं से इस विश्वास की नींव पड़ी। बिल्कुल, कि पिता की आत्मा उनकी मदद कर रही है। और फिर शायद छोटी छोटी सफलताएं भी मिली होंगी जिन्हें इस विश्वास से जोड़ दिया गया होगा। जैसे कारोबार में तरक्की हुई या किसी की नौकरी लग गई तो मान लिया कि ये पिताजी का आशीर्वाद है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हर अच्छी घटना को पिताजी के आशीर्वाद का सबूत मान लिया गया और हर बुरी घटना को निर्देशों का पालन न करने की सजा। तो धीरे धीरे उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया बन गई। हाँ, एक तरह की मनोवैज्ञानिक किले में वो बंद हो गए थे। उस घर के अंदर ललित के जरिए आने वाले पिताजी के निर्देश ही कानून थे, वही सच थे। बाहर की दुनिया का तर्क, विज्ञान, दोस्तों की सलाह सब बेमानी हो गए। उनका पूरा ब्रह्मांड उन डायरियों और उसे एक आवाज तक सिमट कर रह गया था। ये जानना और भी दुखद हो जाता है जब हम 30 जून 2018 की उस आखिरी रात के बारे में सोचते हैं। हाँ, उन्होंने उस रात की पूरी तैयारी की थी।
अनुष्ठान से ठीक पहले उन्होंने बाहर से 20 रोटियां मंगवाईं। जिसका सीधा मतलब है कि उन्हें अगली सुबह के खाने की भी उम्मीद थी। उन्होंने पूजा की, बच्चों ने क्रिकेट मैच देखा, सब कुछ सामान्य था। और फिर रात लगभग 1 बजे डायरी में लिखे निर्देशों के अनुसार उन्होंने स्टूल और तारों का इस्तेमाल करके एक-एक कर खुद को लटका लिया। ये सोचते हुए कि कुछ ही पलों में एक चमत्कार होगा। उन्हें पूरा यकीन था कि वे सब बच जाएंगे और एक नई बेहतर जिंदगी की शुरुआत करेंगे, पर वो चमत्कार कभी हुआ ही नहीं। बुराड़ी का ये मामला सिर्फ एक अपराध या सामूहिक आत्महत्या की कहानी नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक बंद पारिवारिक व्यवस्था के अंदर विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा मिट सकती है। ये साझा भ्रम का, विश्वास की ताकत का और तर्क के खत्म हो जाने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक समूह के भीतर सामूहिक विश्वास की शक्ति इतनी हावी हो सकती है कि वो सच और झूठ, हकीकत और कल्पना के बीच के फर्क को ही पूरी तरह खत्म कर दे। तो असल में यह मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर यकीन और अंधविश्वास में कितना फर्क है। वो कौन सी महीन सी रेखा है जिसे पार करने के बाद इंसान सही गलत का फैसला करना ही बंद कर देता है। और ये एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाता है। एक समूह के भीतर, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या कोई संगठन, व्यक्तिगत सोच और सामूहिक विश्वास के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है, और वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब एक इंसान अपनी तर्क करने की क्षमता को पूरी तरह से समूह के हवाले कर देता है।